हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चिंतामणि आचार्य शुक्ल के निबंधों का संकलन है, जिसके 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। तो पहले जो चिंतामणि है दोस्तों, उसका प्रकाशन हुआ था 1939 में। शुक्ल जी के जीवन काल में केवल इसी का है वो प्रकाशन हुआ था। द्वितीय का प्रकाशन हुआ था 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तृतीय का 1983 में डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। और चौथे का 2004 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के द्वारा है वो प्रकाशन हुआ था। तो ये चिंतामणि के 4 भागों की है वो बात हो चुकी है। अब हम चिंतामणि भाग 1 को लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशन है 1930 में पहले विचार वीथी के नाम से हुआ था, लेकिन बाद में 1939 में इसे प्रकाशित करवाया गया। इसमें दोस्तों आपके मनोवैज्ञानिक और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक भाव या मनोविकारों से संबंधित, जैसे कि आप क्रोध है, दया है, घृणा है, लोभ और प्रीति है, लज्जा है, ग्लानि है, इस प्रकार के मनोविकारों के संबंधित निबंध हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा समीक्षात्मक, जिसमें कि आपके सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध भी मिलते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा में कविता क्या है जैसा निबंध है, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अव्यंजनावाद, इस प्रकार के निबंध आ जाएंगे। व्यावहारिक समीक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मानस की धर्मभूमि है, इस प्रकार के निबंध हैं वो आएंगे। तो चिंतामणि भाग 1 में दोस्तों कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिसमें 11वां निबंध है वो आपका क्या है, कविता क्या है निबंध है। कुल चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं, जिनमें से 11वां जो निबंध है, आपको एक एक तथ्य ध्यान से सुनना है। 11वां निबंध है वो आपका कविता क्या है। तो ये तो चिंतामणि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कविता क्या है निबंध की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कविता क्या है वो निबंध कैसा है, समीक्षात्मक निबंध है। और समीक्षात्मक निबंध में भी दोस्तों सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है, सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है। कविता क्या है का जो प्रकाशन है दोस्तों वो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 में है दोस्तों वो हुआ था। उसके बाद में इसे चिंतामणि भाग 1 में संकलित कर दिया गया। चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी ने भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। मेरे बुद्धि, इसके पथ पर मेरी बुद्धि निकलती रही है, पर हृदय को साथ लेकर। यानी कि जो चिंतामणि भाग के जो निबंध हैं, 1 के जो निबंध हैं, वो शुक्ल जी की बुद्धि का परिणाम है। यानी जितने भी निबंध हैं वो आपके बुद्धि की अंतःक्रिया से, सोच विचार से उपजे हुए निबंध हैं। तो ऐसी ही जिसमें शुक्ल जी की मान्यताओं का, धारणाओं का विवेचन देखने को मिलता है, ऐसा ही सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है आपका कविता क्या है, जिसमें कविता क्या होती है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता की परंपरा क्या है, कविता का प्रकृति के साथ में सामंजस्य क्या है, कविता मानवों का हित किस प्रकार करती है, कविता में चमत्कारवाद क्या है, अलंकार क्या है, कविता की परिभाषा वगैरह सभी दृष्टियों से दोस्तों कविता पर इन्होंने विचार किया है। तो बहुत ही शानदार निबंध है। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप समझ के पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा निबंध है। तो 3-4 क्लास में आपको ये पूरा करवाने की कोशिश में रहूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल आराम से, आहिस्ता से आपको एक बार इसका समझते हुए अध्ययन है वो करना पड़ेगा। तो एक आध क्वेश्चन है तो आपका इसी से आ जाएगा, अभी जो मैंने बताया है।
निबंध पढ़ने के बाद में इस पर आपको सबसे बेहतरीन प्रश्नोत्तरी है वो देखने को मिलेगी, जिससे कि आपका पूरा निबंध है आपको टिप्स पर, उंगलियों पर याद हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहते हैं। यानी कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता, कहीं लड़ाता। यानी कहीं पर तो मनुष्य किसी के साथ में सामंजस्य बैठाता है, संतुलन बैठाता है, कहीं तो किसी के साथ में चल कर के अपने भावों, विचारों के, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और कहीं किसी का प्रतिरोध प्रकट करके है अपने विचारों की पूर्ति करता है। मान लीजिए कि किसी एक रोटी है, अब एक बच्चे को भूख लगी हुई है, दूसरे को भी भूख लगी हुई है, ठीक है। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है कि दोनों आधी आधी बांट करके खा लें। तो ये दोस्तों क्या है, दूसरे के भावों, विचारों, व्यापारों के साथ में सामंजस्य बैठा दिया, कहीं मिला लिए दोनों, आधी आधी बांट करके, संतुलन बैठा करके उन्होंने क्या है वो रोटी खा ली। एक ये है कि प्रतिरोध, यानी कि लड़ कर के पूरी रोटी को खोस करके और उसको खाए। तो यहाँ पर क्या है, लड़ाता हुआ, प्रतिरोध पैदा करके है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपने भावों, विचारों की पूर्ति है वो कर रहा है। ऐसा ही आप प्रत्येक क्षेत्र में सोच सकते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता है, अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता है, उसका नाम है जगत। तो जगत कैसा है दोस्तों, अनंत रूपों वाला क्षेत्र है, ठीक है। जगत को क्या कहा है, अनंत रूपों वाला, अनेक रूप हैं जगत के, अनेक कर्म व्यापार इसमें चलते रहते हैं। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों, व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी और अच्छी बात कही है कि जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता से, जब तक कोई व्यक्ति है दुखे सुखे समीकृत्वे जया जयो, यानी दुख में, सुख में, जय विजय में, हानि लाभ में जो एक सम रहता है, तो वो क्या है, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। स्थित प्रज्ञता की जो भावना रखता है, तो इन चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है। फिर उस पर किसी भी चीज़ का, हार जीत का, हानि लाभ का, विजय का, पराजय का कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ता है। लेकिन जो इनके साथ में बंध जाता है, जो ये देखता है कि भाई मैं 4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा तो मेरा लाभ होगा, मैं ये बेईमानी कर लूँ तो मेरा अधिक लाभ होगा, या फिर मैं इसको ये दान दे दूं तो मेरी है जो कीर्ति है वो बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों क्या है, वो जब अपने आप से किसी भी चीज़ को, किसी भी रूप को, किसी भी व्यापार को अपने आप से संबद्ध, अपने आप से जोड़ करके देखने लग जाता है, जहाँ पर अपना विचार करने लग जाता है कि ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों क्या है, वो बंधन में बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को परे हट करके, अपनी चिंता छोड़ करके केवल क्या है, एक अनुभूति में रह जाता है, केवल एक चेतना रह जाता है, तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, जहाँ पर सामान्य मनुष्य है वो नहीं जा पाता। एक प्रकार से बद्ध रहता है इन रूपों और व्यापारों के सामने। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी कोई अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर, अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्या है, यानी कि जब वह अपने आप को भूल जाता है, अपनी सत्ता को भूल जाता है कि मैं पुरुष हूँ या फिर मैं स्त्री हूँ, मैं नर हूँ, मैं पशु हूँ या फिर इंसान हूँ, ठीक है, मैं सुख में हूँ या फिर मैं दुख में हूँ। उदेति सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। यानी जो उगता हुआ सूरज है वो उगते समय भी लाल होता है और डूबते हुए भी लाल रंग का होता है, रक्त के रंग का होता है। इसी प्रकार जो महान लोग हैं
तो वो क्या है, संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रहते हैं। जो स्थित प्रज्ञ लोग हैं वो एक जैसे रहते हैं। तो यही बात बताई गई है कि जब मनुष्य है जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ठीक है, योग क्षेम आदि व्यापारों से जब वह अपने आप को पृथक कर लेता है, उनसे अपने आप को हटा लेता है, ठीक है, जब एक खेल की तरह इन सब चीज़ों को देखता रहता है, तो फिर अपने आप को भूल करके विशुद्ध अनुभूति मात्र एक केवल चेतना रह जाता है। तब वह द्वंद्व में नहीं पड़ता है, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तब वो बिल्कुल क्या है, मुक्त हृदय हो जाता है। अब ये दोस्तों शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है। जिस प्रकार जहाँ पर कविता की परिभाषा दी गई है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था खाली जगह कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, क्योंकि आत्मा की जो मुक्तावस्था है वो तो ज्ञान की दशा कहलाएगी, और हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस की दशा कहलाएगी। क्या मतलब है कि ज्ञान के माध्यम से आत्मा की मुक्ति होती है। जब मनुष्य ज़्यादा समझता जाता है, ज्ञान में उच्चतर ज्ञान के सोपानों पर उच्चतर बढ़ता चला जाता है, तो उसे क्या है, बुद्धि के वो चैतन्य द्वार पर पहुंचता है। इसी प्रकार हृदय है। हृदय जब भावों में अधिक, भावनाओं में अधिक प्रसार से और गहराई में चलता चला जाता है, तो वो भी एक प्रकार की चैतन्यता पर पहुंचता है, जिस चैतन्यता पर बुद्धि है वो पहुंचती है। यानी ज्ञान के माध्यम से भी और बुद्धि के माध्यम से भी। ये आपका ज्ञान, ये आपकी बुद्धि, तो दोनों के माध्यम से दोस्तों एक ही चेतना की है वो प्राप्ति होती है। जैसे कि हम समझते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ठीक है, कर्म योग, तो सभी का दोस्तों क्या है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन सभी का क्या है, एक ही उद्देश्य है, एक ही साध्य पर पहुंचना है, चाहे बुद्धि के माध्यम से चाहे ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, आत्मा, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हृदय। यहाँ पर क्या है, आत्मा, और यहाँ पर क्या है, हृदय। तो जब हृदय की वृत्तियों का प्रसार होता है, तो दोस्तों क्या है, रस। तो हृदय की वृत्तियों का जो प्रसार है दोस्तों, तो वो क्या है, मुक्त होकर के रस दशा की अवस्था में पहुंचता है। तो रस दशा की अवस्था से फिर वो ये इसी साध्य पर पहुंचता है। और जो आत्मा है वो जब अपनी वृत्तियों का प्रसार करती जाती है, वो जब ऊपर उठती चली हुई जाती है, तो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि है वो इसको मुक्त करेगी। तो ये जब ऊपर उठती चली जाती है, तो उसी साध्य पर, उसी चेतना की भूमि पर पहुंचती है जहाँ पर हृदय से पहुंचा जाता है। तो दोनों का क्या है, साध्य एक ही है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कारण बतलाया गया कि हृदय की मुक्ति की साधना, यानी कि आदमी रस दशा पर कैसे पहुँचेगा, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आदमी, मनुष्य है वो रस दशा की अवस्था में पहुँचता चला जाए और वो अपने चरम साध्य है उसको प्राप्त कर ले। तो हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो ये शुक्ल की दोस्तों प्रसिद्ध कविता की परिभाषा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान, यानी कि शब्दों का विधान करती हुई आई है, उसे कविता कहते हैं। अब कविता का मतलब आप समझे कि कविता क्या है दोस्तों। इसी बात को शुक्ल है अपने निबंध में बहुत बार, बहुत जगह इसी बात को शब्दों के हेर फेर के साथ में वो कहेंगे कि कविता क्या है। कविता ऐसी चीज़ है जो हृदय की वृत्तियों का प्रसार करके उसको रस दशा की अवस्था में पहुंचाती है, स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठाती है, सुख दुख हानि लाभ योग क्षेम से उसे ऊपर उठाती है, ठीक है, जिसमें मनुष्य क्या है, अपने आप को भूल जाता है, सभी भेदों को भूल करके केवल अनुभूति मात्र रह जाता है। हृदय की वो अवस्था, रस दशा की अवस्था, जहाँ पर क्या है, संपूर्ण उसका सब विश्व का दुख है वो उसका दुख हो जाता है, उसका हृदय है वो दोस्तों विश्वमय हो जाता है। लोक सामान्य की भूमि, एक शब्द का प्रयोग किया है, लोक सामान्य की भूमि, कि हर व्यक्ति यदि ये चीज़ अनुभव करेगा तो वो एक ही भूमि पर पहुँचेगा। तो ये जो भूमि है वो क्या है, लोक सामान्य की भूमि है, उस पर पहुँच जाता है। तो उसका जो कारण है वो कौन करता है, वो दोस्तों कविता है, ये काम करती है।
कि मनुष्य को स्वार्थ और संकुचित संबंधों से ऊपर उठा करके लोक सामान्य की भूमि पर स्थापित करती है, जिससे वो क्या है, एक चेतना, एक अनुभूति मात्र है, वो अपने आप को महसूस करता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों एक नया योग दिया है। अब तक हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग दोस्तों सुनते आ रहे थे। शुक्ल ने क्या कहा है कि कविता जिस अपनी प्रक्रिया से मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठाती है, हृदय की नाना वृत्तियों का प्रसार करती है, उसे हम दोस्तों भाव योग कहते हैं। ठीक है, तो ये भाव योग है वो शुक्ल कहते हैं, और कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। कैसे? कर्मयोग के माध्यम से भी आदमी उसी चीज़ पे पहुंचता है, ज्ञान योग के माध्यम से भी आदमी उसी चीज़ पहुंचता है। इसी प्रकार कविता जो कि हृदय का प्रसार करके रस दशा की अवस्था को पहुंचाती है, तो उससे भी आदमी क्या है, उसी चीज़ पर पहुंचता है। ये क्या है, एक लोक सामान्य भूमि है। ठीक है, साहित्य की भाषा में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो गद्यांश है वो आपको समझ में आया होगा, और अपनी जो प्रक्रिया है वो दोस्तों पहली क्लास के बाद में अवश्य दें, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तो इस बात का दोस्तों मतलब है, जो अभी आपको मैंने बताया वो है, लेकिन इसका मैं और विस्तार के साथ मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कभी कोई सूक्ष्म चीज़ देखता है जो सामान्य मानव की दृष्टि में नहीं आ पाई है। ठीक है, किसी चीज़ में ऐसी अब तक अनबूझ पड़ी हुई चीज़ में एक ऐसे सौंदर्य की चीज़ देखता है जो सामान्य मनुष्य को नहीं दिखाई दी है, लेकिन जैसे ही वो कविता की रचना करता है और कविता लिख कर के जब उस मनुष्य को सुनाता है, तो उसका ध्यान भी दोस्तों उस चीज़ पर जाता है कि ये चीज़ तो मुझसे अभी तक छूट गई थी। तो उसके हृदय का, यदि वो उसमें कविता का बिल्कुल भाव है, उसमें रस है, तो वो दोस्तों उसके हृदय को उसी भूमि पर पहुंचा देगी जिस भूमि पर कवि ने कविता है वो लिखी है। यानी कि कवि है वो दोस्तों श्रोताओं की, पाठकों की संवेदनशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। जो आदमी कविता सुनते हैं या फिर कलाओं में रुचि लेते हैं, तो वो उनकी संवेदनशीलता है वो अन्य लोगों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। तो कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। कविता सुनने वाला आदमी, कविता का रसिक आदमी इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे अपने स्वार्थ, तुच्छ स्वार्थों से दोस्तों, संकुचितता से उसे क्या है, ऊपर उठने में ही अच्छा लगता है। जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार है वो होता है। जहाँ पर तुच्छ जो स्वार्थ हैं, हानि है, जहाँ पर आपके बेईमानी है, शत्रुता है, ईर्ष्या, घृणा है, इस प्रकार के भावों के लिए दोस्तों कोई भी जगह नहीं होती है। जहाँ पर होता है प्रेम, करुणा, ठीक है, दया, परोपकार, इस प्रकार के भावों की तरफ है दोस्तों वो मनुष्य मार्मिक स्वरूप की तरफ उठ जाता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। आपने यदि कभी कविता सुनी हो किसी अच्छे कवि की, तो आपको लगा कि भाई कविता में रस आ रहा है, और आप क्या है, एक अलग ही भूमि पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम कोई फिल्म देखते हैं और हमें कोई करुण दृश्य देखने को मिलता है, या कोई मान लीजिए सीन ऐसा आता है कि हम क्या है, उस समय अपने आप को इस प्रकार भूल जाते हैं कि उसे सत्य समझ करके उसमें क्या है, रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं।
खलनायक है, मान लीजिए वो नायक को मार रहा है, तो उसी प्रकार हमें गुस्सा आता है। ठीक है, तो हम क्या है, एक भूमि पर हम पहुंच गए जहाँ पर जो कला है जो प्रदर्शित की जा रही है वहीं पर क्या है मनुष्य पहुंच गया है। उसी के साथ में नाटक आदि के जैसे पात्र हैं वो जैसा अभिनय कर रहे हैं, जैसा रो रहे हैं, तो दर्शक है या श्रोता है वो भी क्या है, रो रहा है। तो अपने आप को दोस्तों क्या है, भूल जाता है। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार और शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। मान लीजिए कविता मान लीजिए अच्छी है, अच्छी वृत्ति वाली है, अच्छे रस वाली है, तो उसको अच्छे अच्छे भावों को कोई व्यक्ति है बार बार सुनेगा, तो दोस्तों उसके मन का क्या है, उसके मन के मनोविकारों का क्या है, परिष्कार हो जाएगा। उसके जो मन के जो गलत विचार हैं, गलत भाव हैं, उनका क्या है, विरेचन हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु ने भी क्या कहा है कि साहित्य के माध्यम से क्या है, विरेचन होता है करुणा एवं भय आदि भावों का। तो मनुष्य क्या है, बिल्कुल चेतना भूमि पर रह जाता है। शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। हमारे हृदय में अनेक भाव हैं, करुणा है, दया है, प्रेम है, परोपकार की भावना है, ठीक है, पर दुख कातरता है, आपकी ईर्ष्या है, घृणा है, क्रोध है, तो सभी भाव हैं हमारे। और जगत भी क्या है, अनेक रूपों वाला है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों और तथ्यों के साथ में हो जाए। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य, यानी कि बिल्कुल नैसर्गिक सामंजस्य, नैसर्गिक संतुलन जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों और तथ्यों के साथ में हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती हुई आई है। मान लीजिए कोई क्रोध की बात है, ठीक है, कोई अत्याचारी है, किसी पर, अनाथ पर या किसी अबला पर अत्याचार कर रहा है, उसको मार पीट रहा है, तो क्या है, हमें क्रोध आएगा। कहीं पर क्या किसी का कोई भला कर रहा है, किसी भूखे कोई भोजन खिला रहा है, तो हमें क्या उस पर प्रसन्नता अनुभव होगी, हर्ष का अनुभव होगा। ठीक है, तो इसी क्या है, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव इन्हीं भावों के सूत्र से। बाहर के जगत में दोस्तों क्या है, हम तादात्म्य किससे करते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, सुख हो रहा है, कोई चीज़ हमें बुरी लग रही है, दुख हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं भावों के माध्यम से हम जगत की विभिन्न व्यापारों, विभिन्न रूपों से हम क्या है, तादात्म्य एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। या क्या कह रहे हैं कि जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य क्या है, आदिम युग से ही क्या है, परिचित है। मान लीजिए भूख लग रही है, ठीक है, तो भूख लग रही है तो किसी पे कहीं खाना देगा तो उसको खोसेगा। ठीक है, पत्नी है, किसी अपने पति को किसी दूसरी स्त्री से बात करते हुए देखेगी तो फिर वो क्या है, ईर्ष्या से जलेगी। किसी को हम धन में बढ़ा हुआ देखेंगे तो क्या उससे हम जलेंगे। तो ये क्या है, मनुष्य के आदिम रूप में क्रोध है, भय है, घृणा है, ठीक है, खुशी है, ये क्या है, मनुष्य के आदिम रूप हैं, आदिम भाव हैं। आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन के आरंभ से लुब्ध और क्षुब्ध होता, यानी कि कभी क्या प्रसन्न हो जाता है जिन रूपों से, और कभी जिन कामों से क्या है वो दुखी हो जाता है। उनका हमारे भावों के साथ में क्या है, सीधा संबंध होता है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हमें उन्हें मूल रूप या मूल व्यापार कह सकते हैं। यानी जो शुरू से ही जो चीज़ रहे हैं, जो मूल भाव शुरू से ही पैदा होते रहे हैं। मान लीजिए किसी राजा ने किसी पर चढ़ाई कर दी तो दूसरे राजा को क्या है, क्रोध आएगा। किसी ने किसी की रानी के प्रति क्या है,
कुदृष्टि डाली तो उसको क्या है, क्रोध आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या है दोस्तों, ये मूल व्यापार हैं जो सीधे सीधे हैं। लेकिन बाद में क्या है, अब सभ्यता के विकास से बहुत सारे नाना प्रकार के रूप और व्यापार हैं, उनकी क्या है, उत्पत्ति हो गई है। तो उनका क्या है, संबंध है वो सीधा नहीं है। कोई हमारी मान लीजिए मर्यादा पर हाथ डालेगा तो हमें निश्चित रूप से क्या है, गुस्सा आना चाहिए। किसी दुर्बल पर कोई अत्याचार कर रहा है, उसको मार पीट रहा है, तो हमें क्या है, सीधे गुस्सा आएगा। ये क्या है, जहाँ सीधा संबंध होता है किसी भी भाव का, क्रोध का, घृणा का, प्रेम का, तो वहाँ सीधा संबंध होता है, तो वहाँ पर क्या है, उनको हम मूल प्रयोजन मान सकते हैं। तो वो मूल व्यापार होते हैं जिन कामों से सीधा हमारा संबंध होता है। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। यानी कि कोई भी दोस्तों चीज़ हो, हमें कोई भी यदि कविता लिखनी है तो हमें कोई भी व्यापार हो जो अप्रत्यक्ष व्यापार है, अमूर्त व्यापार है, तो हमें उसे इस प्रकार से वर्णित करना पड़ेगा कि हमारी जो, मान लीजिए हम किसी में क्रोध पैदा करने के लिए कविता लिख रहे हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को इस प्रकार से वर्णित करना पड़ेगा कि क्रोध का जो संबंध है वो सीधे आ जाए। उसको ये आगे देखिए समझाएंगे अच्छी तरह से। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नाम लिए जाएं, नहीं लिए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। तो उन्हें दोस्तों मार्मिकता की भूमि तक है वो किसी चीज़ तक को लाना पड़ेगा, तभी वो कविता हो सकती है। केवल शब्दों का जोड़ गठन कर दें, और कविता में भी जोड़ गठन ही होता है, लेकिन उसको कहने का तरीका है, उसको व्यक्त करने की जो शैली है वो दोस्तों कविता में अलग होती है, जिससे कि मनुष्य का हृदय है वो उन भावों से, आदिम भावों से क्या है, मनुष्य के हृदय के जो भाव हैं वो सीधा संबंधित होते हैं, सीधा सामंजस्य बैठाते हैं। वन पर्वत नदी नाले निर्झर कछार पटपर चट्टान वृक्ष लता झाड़ फूस शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सैसर रूप हैं। खेत ढुर्री हल झोंपड़े चौपाई इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना झपटना, नदी या दल में बाहें पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साधन है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो व्यापार, जो कार्य जितना ज़्यादा प्राचीन है, हमारा अपने साथ में संबंध है, तो उसके साथ में हमारे भावों का संबंध है वो ज़्यादा सीधा होगा। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी से मान लीजिए हम प्रत्यक्ष किसी की बुराई करते हैं तो उसको क्या है, सीधा इसको दोस्तों क्या है, बुरा लग जाता है। लेकिन हम उसको अप्रत्यक्ष या व्यंग्य के रूप में कहते हैं तो उसको उतना बुरा नहीं लगता है। कि काने से काना मत के काना जाएगा रूठ, और बात बात में पूछ ले कैसी गई है फूट। तो यदि हम दोस्तों सीधे सीधे उससे पूछते हैं, ठीक है, किसी को हम सीधा ही क्या है, बुरा कह देते हैं, तो उसको क्या है, बुरा ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आप हिंदी में आप गालियां देंगे तो आपको कोई क्या कहेगा कि भाई बहुत गालियां देता है। यदि आप उस चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं तो कोई शायद ध्यान भी नहीं देगा। ठीक है, इससे आप समझे क्या है, क्योंकि हिंदी की जो गाली है दोस्तों उसका हमारे साथ में क्या है, हमारे भावों के साथ में सीधा साचर्य है। लेकिन अंग्रेजी गाली का संबंध है वो कुछ ही दिनों से अभी चल रहा है नया नया, तो उसके साथ में हमारे भावों का मूल संबंध नहीं है। इससे आप समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप, अब मैं आपको यहाँ पर क्या है बता नहीं सकता, आप मूवी वगैरह में, आजकल की वेब सीरीज़ फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो पात्र हैं वो क्या है, अंग्रेजी में गाली है, उसको देना क्या है, बहुत ज़्यादा कूल समझा जाता है। लेकिन हिंदी में यदि गाली दे देंगे दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं, गाली दे रहा है। लेकिन आजकल ऐसी कोई भी दोस्तों फिल्म नहीं है, कोई भी आपकी वेब सीरीज़ नहीं है, कोई भी आपका क्या है
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों जहाँ पर क्या है अंग्रेजी जहाँ बोलते हैं पात्र को गालियाँ नहीं देते हो। बहुत सारी गालियाँ देती हैं, लेकिन क्या है, हमें उस पर क्या है, कोई क्रोध नहीं आता है, कोई हमारा भाव जागृत नहीं होता है, क्योंकि हमारे भावों का अंग्रेजी भाषा की गाली से कोई संबंध नहीं है। हमारे भावों की, हमारे तो जो चिर संचित जो वासना है, जो परंपरा है, उसमें हमारे भावों का जो सीधा संबंध है वो हिंदी में गाली देने से दोस्तों क्या है, होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में मान लो गणिका है, हिंदी में वेश्या है। ठीक है, तो यदि हम किसी को मान लीजिए गणिका कहते हैं, ठीक है, कोई स्त्री है उसको मान लीजिए गणिका कहेंगे, तो शायद वो समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि गणिका के साथ में उसके भावों का सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, उसको बुरा ही ना लगे, वो समझ ही नहीं पाए, तो वो कोई बुरा नहीं लगेगी। लेकिन वेश्या है दोस्तों, ठीक है, तो वेश्या को क्या ज़्यादातर समझ जाएंगे, लेकिन वेश्या भी बोलेंगे दोस्तों क्या है, फिर भी वो बुरा इतना नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों हमारी बिल्कुल ठेठ हिंदी में एक शब्द है, ये यदि आप किसी से बोलेंगे दोस्तों तो उसको क्या है, नेक भी बोल दिया तो उसको क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, क्योंकि इस शब्द में क्या है, हमारा बिल्कुल भावों के साथ में सीधा संबंध है। हमें तुरंत ही गुस्सा आ जाएगा, तुरंत हम तिलमिला उठेंगे। तो ये दोस्तों क्या है, हमारे भावों का कार्य के साथ में हमारे भावों के संबंध की बात है। यहाँ शुक्ल जी इस प्रकार से कर रहे हैं कि मान लीजिए आधुनिक ज़माने की जो सभ्यता है, आधुनिक जो चीज़ें हैं, उनसे यदि कोई हमारा भाव जागृत करना चाहे तो उतनी अच्छी प्रकार से नहीं होगा। लेकिन पुरानी चीज़ें जो जितनी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, नदी हैं, झरने हैं, हमारी अपनी जो चीज़ें हैं, उनका हमारे भावों के साथ में सीधा या मूल संबंध है, तो उनसे हमारे भाव हैं वो उतनी ही जागृत और उतनी ही अच्छी तरह होंगे। अत्यंत प्राचीन साहचर्य है, ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना, ठीक है, यानी कि परंपरा से दोस्तों क्या है, सीधा संबंध है, वो चला हुआ आ रहा है, इसलिए आज हमारा क्या है, इनसे बहुत सीधा संबंध हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी वासना है वो इनमें जुड़ती हुई चली आ रही है। वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित हो गई है। अतः इनके द्वारा जैसा रस प्रपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना, इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों से संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये अभी 10-20-50 साल पुरानी ये काम है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका इनसे कोई क्या है, अभी तक उनके लिए नई 10-20 साल पुरानी ही चीज़ें हैं। तो इनसे जितना भावों का, क्रोध का, घृणा का, इनसे इतना दोस्तों प्रभाव पैदा नहीं होगा जितना कि पुरानी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनसे हमारा साहचर्य है वो क्या है, लंबे अनंत काल से चलता हुआ चला रहा है। तो उनमें क्या है, दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति है उनमें क्या है, संचित हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सभ्यता के आवरण और कविता कि पूर्व में क्या है दोस्तों, क्या है, जो अपने व्यापार थे, रूप थे, वो क्या है, अपने प्रकृत रूप में थे, अपने नैसर्गिक रूप में थे। लेकिन अब क्या है, मानव ने क्या है, सभ्यता अपना ली है। नई नई सभ्यता में नया जटिलता रोता जा रहा है मानव का जीवन। तो जो उसके मूल भाव हैं दोस्तों, उनका नए जो व्यापार हैं उनके साथ में सीधा संबंध नहीं रह गया है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, यानी कि बहुत दब गए, परत पर परत दबती चली गई। ठीक है, अब जो ये मूल भाव है उसका संबंध क्या है, यहाँ के भाव से है। लेकिन ये 4 परतें इस पर पड़ी हुई हैं, वो किसकी हैं, वो सभ्यता की परतें हैं। बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, भावों के आदिम या सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना हो गई। वासनाचंदे मूल व्यापारों के सिवाय
बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता चला गया। इसी प्रकार यानी एक तो जो दोस्तों वो कार्य होते हैं जिनका क्या है शरीर से, ठीक है, प्रकृति से, यानी कि आप वो समझ लीजिए आपका क्या है मूल प्रवृत्ति से जिनका संबंध होता है, ठीक है, जिनका क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड से संबंध होता है। और एक रहते हैं दोस्तों चेतन बुद्धि से संबंधित, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों से दुख है, भय है, क्रोध है, तो इनका जो सीधा संबंध है दोस्तों जिन कर्मों से होना चाहिए तो वो क्या है वो मूल व्यापार हो जाएंगे। और आज आधुनिक सभ्यता के आवरण में मनुष्य ने बहुत सारे ऐसे कर्म स्थापित कर लिए हैं, ऐसे व्यापार स्थापित कर लिए, व्यापार पैदा कर लिए हैं जिनका क्या है मूल प्रवृत्तियों से संबंध नहीं है, जो बुद्धि के द्वारा पैदा किए गए हैं। एक तो जो हैं जो प्रकृति के द्वारा पैदा किए गए हैं और एक मनुष्य ने अपनी बुद्धि से खुद पैदा किए हैं। जैसे कि पानी, और एक है दोस्तों आपके क्या है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो पानी दोस्तों शरीर की आवश्यकता है, पानी बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक है दोस्तों ये क्या है शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसे मनुष्य ने पैदा किया है, मनुष्य की बुद्धि का परिणाम है ये। कोल्ड ड्रिंक के बिना है वो मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना दोस्तों क्या जीवित नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार है कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसे मूल कार्य हैं जिनका क्या है सीधा संबंध है। कुछ मनुष्य ने बाद में सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी के बाद में अब मनुष्य ने अपनी बुद्धि से द्वारा वो पैदा किए हैं, तो उनका क्या है मनुष्य के भावों के साथ में सीधा संबंध नहीं है। निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिसके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही थी रक्षा तक था। अब देखिए आपको शुक्ल जी समझाएंगे कि जैसे प्रारंभ काल में क्या है, मान लीजिए भय का लक्ष्य, मान लीजिए किसी चीज़ से भय लग गया है, मान लीजिए आग लग गई है, ठीक है, भय का लक्ष्य अपने शरीर, तो सबसे पहले आदमी क्या है अपने आप को बचाएगा, ठीक है, और फिर अपनी देखेगा भाई कोई हमारी पत्नी तो नहीं है, अपने बच्चे तो नहीं है, अपने माता पिता तो नहीं है, तो अपनी संतति को क्या है वो बचाता था। कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर अकाल पड़ गया है, तो पहले अपने आप को, पर संतति परिवार को बचाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि भय होगा तो सबसे पहले यहाँ काम करेगा। तो यहाँ तक ही पहले क्या है अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन की रक्षा तक की क्या है वो भय का लक्ष्य था। पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई, ठीक है, इनका भी इसका क्या है मोह बढ़ गया। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। यानी पहले आदमी क्या है आग लगने पर क्या है पानी डालता था, अब क्या है आग लगने पर दमकल बुला लेता है। तो क्या है रक्षा के उपाय, पहले जो रक्षा के उपाय नैसर्गिक थे, ठीक है, वासनाजन्य थे, जो परंपरा से चले आ रहे थे, आजकल क्या है उन्हीं रक्षा के उपायों में भिन्न प्रकार के उनमें भी परिवर्तन होने लगा है। जब व्यापारों में परिवर्तन हो जाएगा तो रक्षा के उपाय हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भिखारी है, ठीक है, उसको क्या है किसी कोई भूखा है तो दोस्तों उसका लोभ क्या है केवल क्या है रोटी तक सीमित है। अब जिसके पास रोटी है दोस्तों वो चाहेगा कि दाल भी मिल जाए, और जिसके पास दाल है दोस्तों वो चाहेगा अच्छी हरी सब्जी मिल जाए। अब जिसके पास में सब्जी है वो चाहेगा दोस्तों कि पनीर मिल जाए, ठीक है। अब जिसके पास दोस्तों पनीर है वो अच्छी दाल रोटी खा रहा है, वो चाहेगा दोस्तों अपना घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, धन दौलत पैसा हो, सोने के आभूषण हो, ठीक है। फिर क्या है अपना कीर्ति चाहेगा। आपने अब्राहम मैस्लो का जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ा होगा आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है अपने शरीर की, ठीक है, फिर अपने क्या है सुरक्षा की, तो इसी प्रकार है वो अब फिर आपके समाज की, ठीक है, आत्मसिद्ध, ये 4-5 जैसे आवश्यकताएं हैं वो मतलब जो जो होता है उससे ऊपर की आवश्यकताएं आदमी की बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो यही है।
इस प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप है वो धारण करने लग गए। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग है वो कहा गया है। ठीक है, यानी कि आदमी उन चीज़ों से अपना मोह बांध रहा है, उन चीज़ों की लालसा कर रहा है जिनके भाव अमूर्त हैं। जो चलो देखने में चीज़ आती है उसकी वो इच्छा करे तो ठीक है, लेकिन अमूर्त चीज़ों तक की वो क्या है, इच्छा कर रहा है। उनके विषय भी, भावों के विषय क्या है, अमूर्त होने लग गए हैं। तो इस प्रकार कर्म में और व्यापारों में दोस्तों क्या है, आधुनिक सभ्यता के बढ़ाव से क्या है, भिन्नता आई है और वो आच्छन्न हो गए हैं। आधुनिकता के नीचे, सभ्यता के नीचे वो क्या है, दब गए हैं और हमारे मूल भावों से उनका सीधा संबंध है वो टूट गया है। भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध, भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। ये कोई मान लीजिए आदि व्यापार है, वासनाजन्य व्यापार है, ये आपका भाव है, मान लीजिए क्रोध है। ठीक है, तो क्रोध का दोस्तों संबंध है वो यहाँ तक बना ही है, लेकिन क्या है, ये इन चीज़ों से, आधुनिक सभ्यता से, बहुत सारी अन्य चीज़ों से क्या है, आच्छन्न हो गया है। तो भीतर भीतर दोस्तों संबंध बना है, लेकिन उस भीतर को उद्घाटित करने में दोस्तों क्या है, कठिनता होती है। इस क्रोध को आने में दोस्तों क्या है, समय लगेगा। पहले जो क्रोध सीधे आ जाता था, अब वो क्रोध सीधे नहीं आएगा। पहले जो प्रेम है वो सीधे हो जाता था, अब वो प्रेम है वो सीधे नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें देख करके होगा। मान लीजिए दोस्तों क्या है, किसी ने सुंदर लड़की देखी, ठीक है, किसी ने सुंदर लड़का देखा, सीधे प्रेम हो जाता था। ठीक है, मान लीजिए उसके प्रेम हो गया। लेकिन दोस्तों अब आदमी क्या है, सीधे प्रेम तब होगा, पहले आदमी क्या है, देखेगा कि इस पे पैसा कितना है, गाड़ी है, घर है, कैसा है। ठीक है, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें, अन्य बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। तो ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, प्रच्छन्नता है। अब आदमी को नहीं देख रहा है, इंसान को नहीं देख रहा है। मान लीजिए किसी को शादी करनी है अपनी लड़की की, तो पहले देखेगा कि भाई पहले क्या है, ठीक है, लड़का है, ठीक है, कमाता है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ें थी आवश्यकता की उनसे ही क्या है, शादी कर दे। अब क्या है, घर पहले देखते हैं, ठीक है, नौकरी में लगा हुआ है, ये वो सारी चीज़ें पहले देखते हैं। ठीक है, कुछ खाता पीता तो नहीं है, अच्छा कमाता करता है, कैसा क्या सिस्टम है, कैसा व्यवहार है, सब चीज़ें, हर चीज़ है दोस्तों देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग है वो कहते हैं। तो जिन भावों के विषय दोस्तों अमूर्त तक होने लगे, ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहा जाता है, अरूप राग की संज्ञा है वो दी जाती है। भावों के विषय, भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका जो संबंध है वो मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना रहेगा और बराबर बना रहेगा। यानी संबंध तो कभी टूटता नहीं है, लेकिन क्या है, वो कठिन संबंध हो जाता है। उसको प्रदर्शित करने में दोस्तों कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। भाई किसी ने दस्तावेज तैयार किया कि ये सारी संपत्ति मेरी है। अब जो दूसरा भाई है वो क्या है, क्रोध आ गया उसको कि भाई ये मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके यह क्रोध का विषय है वह दस्तावेज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र ना मिलेगा। भाई कागज के टुकड़े में क्रोध का आलम्बन नहीं है, वो कागज़ का टुकड़े की वजह से क्रोध नहीं आ रहा है। उस कागज़ के टुकड़े में जो लिखा हुआ उसकी वजह से भी क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े से क्या होगा कि उसकी जो संतति, उसकी संतान है, और उसको क्या है, ना तो कपड़ा मिलेगा ना अन्न मिलेगा, यानी कि वो अपनी संपत्ति से क्या है, वंचित कर दिया जा रहा है। उसकी वजह से उसे क्या है, क्रोध आता है। उसके क्रोध का प्रकृत विषय ना तो वह कागज़ का टुकड़ा है और ना उस पर लिखे हुए काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। पहले तो क्या है, किसी चीज़ को खोसना है सीधे हटा दिया,
लेकिन अब क्या है, आदमी वकील के पास जाएगा, एक कागज़ नया जाली दस्तावेज तैयार करवाएगा कि सारी संपत्ति मेरी है। तो ये क्या है, ये आधुनिक सभ्यता के क्या है, उपादान हैं। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में, अतः आदमी के क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, यानी कि एक कुत्ता छीन रहा है दोस्तों, ये तो क्या है, आदमी का क्या है, वासनाजन्य पुरानी तरीके की बात है कि किसी का भोजन क्या है, सीधे सीधे हम छीन लें। लेकिन यहाँ पर आदमी क्या है, आधुनिक सभ्यता का जो आदमी है वो सीधे नहीं छीन रहा है अपने भाई की संपत्ति को, वो क्या है, वकील के पास जा करके दस्तावेज बनवा रहा है जाली, और तब जा करके वो क्या है, उसको कानूनी रूप से क्या है, छीनेगा। पर काव्य दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय का थोड़ा रूप बदल कर आने पर। भाई कुत्ता क्या है, कुत्ता का भोजन कुत्ता सीधे छीन रहा है तो उसको क्रोध इसलिए आ रहा है। यहाँ पर क्या है, दस्तावेज के माध्यम से भाई है वो दूसरे भाई का क्या है, भोजन अन्न वस्त्र है वो छीन रहा है, इसलिए उसको क्रोध आ रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, भेद है, विषय है वो थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके आ रहा है, लेकिन उस क्रोध में दोस्तों कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपनी वस्तु है वो छीनी जा रही है। इसी रूप बदलने का नाम है दोस्तों क्या है, सभ्यता। अब कुत्ते क्या है, कुत्ते दोस्तों सभ्यता नहीं है, वो सभ्यता का आवरण नहीं ओढ़े हुए हैं, तो वो क्या है, सीधे सीधे काम करते हैं। मनुष्य थोड़ा चालाक हो गया तो सभ्यता का सहारा लेकर है वो अपने मूल भावों को क्या है, प्रदर्शित करता है। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना कुछ रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट छीन कसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। मान लीजिए पहले किसी आदमी है, उसकी रोटी किसी ने छीन ली तो क्या है दोस्तों, गाली देगा, लूट खसोट करेगा, या फिर क्या है, लड़ाई कर लेगा, किसी का सर फोड़ देगा। अब क्या है, मान लीजिए अब ये भाई है, उसकी संपत्ति को छीन रहा है जाली दस्तावेज के माध्यम से, तो ये इसकी रिपोर्ट कराएगा, ठीक है, थाने के चक्कर लगवाएगा, कोर्ट कचहरियों में केस चलेगा। तो ये क्या है, अब ये क्रोध इस तरह से प्रकट हो रहा है। पहले तो क्रोध क्या है, सीधे सीधे क्या है, उस पर आक्रमण करके पूरा हो जाता था, लेकिन अब इसका जो व्यापार है वो भी दोस्तों क्या, सभ्यता का आवरण उड़ के आ रहा है। तो इसका जो क्रोध है वो सीधे सीधे नहीं, लड़ाई दंगे में नहीं होगा दोस्तों, वो क्या है, सभ्यता का आवरण ओढ़ के पुलिस कचहरियों को चक्कर लगवा करके इस प्रकार से अपना क्रोध है वो प्रदर्शित करेगा। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता, यानी कि जो सीधा सीधा जो दोस्तों क्रोध है वो जितना मर्मस्पर्शी होता है उतना ये प्रच्छन्न रूप है वो नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। तो कवि का क्या काम है कि इस प्रच्छन्नता का, जो व्यक्ति ने सभ्यता के आवरण ओढ़ लिया है, जो क्रोध है अपने मूल रूप में व्यक्त नहीं हो पा रहा है, प्रच्छन्न रूप में व्यक्त हो पा रहा है, यानी कि नकली रूप में व्यक्त हो पा रहा है, उस प्रच्छन्नता को उघाड़ने का काम, उसको उसके आवरण हटाने का काम है वो क्या है, कवि के कर्म का एक अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले, मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों तो एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि धर्म है वो कठिन होता जाएगा। भाई मनुष्य जितना ज़्यादा ज्ञानी हो, जितना ज़्यादा सभ्य है, जितना ज़्यादा आधुनिक होता जाएगा, आपने देखा है वो उतना स्वाभाविक नहीं रह गया है। हर चीज़ में दिखावे की ज़िंदगी है, खाने के दांत और दिखाने के और है, आवरण पे आवरण है। घर में चाहे भले ही नाता नहीं होगा लेकिन वो बाहर ऐसे जाएगा कि भाई कितना रईस है। घर में मतलब घर में खुद पैसे नहीं है लेकिन बाहर इतना दिखावा प्रदर्शन करेगा। क्या है ये सभ्यता के आवरण हैं। तो जब कवि यदि कविता करेगा दोस्तों, जितना आदमी आधुनिक, जितना सभ्यता उड़ते जाएगा उतने ही आवरण उस पर पड़ते जाएंगे। तो कवि को क्या है, कवि का काम है कि मूल भावों से व्यापारों का सीधा संबंध स्थापित करना। तो उसे ये जो आवरण है उतने ही हटाने पड़ेंगे, तो उतनी ही उसको कठिनता आएगी। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ यानी दुख के साथ में यह कहेगा कि भाई तुम यह सब इसलिए ना कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठ कर के हलवा पूरी खाओ और मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें।
अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए एक तो वो है कि क्रोध अपना क्या है रूप बदल करके उसका प्रकट करे, कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगवा करके अपने क्रोध को जाहिर करे। एक मान लीजिए यदि वो दूसरा भाई जो उसकी संपत्ति को हड़प रहा है, उसका यदि सीधा संबंध अपने दुख के साथ में वो जोड़ना चाहे तो क्षोभ के साथ में वो सीधा क्रोध नहीं करेगा, वो क्रोध को छोड़ करके क्या है उसके हृदय में क्या करुणा उपजाएगा। उससे क्या कहेगा कि भाई तुम इसलिए तो कर रहे हो कि तुम हवेली में मस्त बैठ करके हलवा पूरी खाओ, और मैं यहाँ क्या है मुझको सूखे चने भी ना मिले। तुम्हारे बच्चे तो क्या है मस्त आराम से दुसाला यानी कंबल ओढ़ के दोपहरी में भी देख लो, मेरे क्या है रात में ठंडे से ठुठुरते रहे। तो इससे क्या है ये एक अलग तरीका है कहने का। एक वो तरीका है कि तुझे देख लूँगा और अब बताओ, अब मैं अपनी मेरी तो मैं अपनी ये लेकर ये लाऊंगा और तुझे आज पुलिस में देख लूँ, एक ये तरीका है। तो क्या है इससे क्या है कि दूसरे हृदय में करुणा उपज सकती है, दया की थोड़ी सी संभावना है। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। यानी इस प्रकार से यदि कहेंगे तो शायद उसके भावों का, उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है, उसका सीधा संबंध है हमारे दुख के साथ में जुड़ जाएगा। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर, इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर, यानी कि क्या उसने कोर्ट कचहरी जो अपने सभ्यता के आवरण थे क्रोध प्रकट करने के, उसको छोड़ करके क्षोभ के साथ उसने आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है। शायद उसका क्या है वो करुणार्द्र हो जाए या उसका हृदय पिघल जाए तो शायद वो अपनी जो बेईमानी है उसको करना छोड़ दे, और इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। यानी कि जब कोई व्यापार के साथ में हमारे भावों का सीधा संबंध है, कोई हम बात इस प्रकार से करेंगे कि जिसमें किसी व्यापार के साथ में किसी के भावों का सीधा संबंध स्थापित हो, तब वो दोस्तों क्या है कविता कहलाने लायक है, काव्य के उपयुक्त है, उसे रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, एक तो वो ये बात कहे कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है और इसलिए जाली दस्तावेज बनाया है, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या है उसके हृदय में दया नहीं आएगी, दर्द करुणा पैदा नहीं होगी। इस काव्य में रसात्मकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरिति व्रत मात्र निर्वाहेणात्म पद लाभ। ध्वनिकार यानी दोस्तों क्या है आनंद वर्धन दे, ये उक्ति आनंद वर्धन दे कही है। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार वाक्य कहते जाएं, देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी ना होंगे। क्योंकि ये तो दोस्तों सब जानते हैं, सीधे सीधे बात कोई कही जा रही है। क्योंकि क्या है इससे भाई हमारा धन विदेश चला जा रहा है, इससे क्या है हमारे हृदय में क्या है ना तो कोई क्रोध पैदा होगा ना कोई घृणा पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में हमारा सीधा संबंध नहीं है। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्ख और गोचर होंगे। काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्ख और जो मूर्ख नहीं दोस्तों ये मूर्त है, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा ना होगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे, जैसे यशोलिप्सा से कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु है, यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि काव्य का जो वास्तविक ढांचा है तब खड़ा होगा जब भावों का आप सीधा संबंध उसके आदिम व्यापारों के साथ में, आदिम रूपों के साथ में कर देंगे। कि भाई सीधे सीधे कोई बात कहेंगे जिससे कि हमारा सीधा भावों का सीधा संबंध नहीं है, तो हमारे हृदय में भावों की उतनी जागृति है वो नहीं हो पाएगी, भावोद्बोधन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। यदि आप किसी को मान लीजिए तरस दिखाने के लिए यदि आप बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति करें, अपनी दीनहीन करुणा दशा दिखाएं, तो वो क्या है उससे क्या है भावोद्बोधन अच्छा हो पाएगा। जैसे कि सुदामा है दोस्तों, कृष्ण के द्वार पर जाता है
तो वो क्या कहता है कि धोती फटी सी लटी डुबती, ठीक है, कि मेरी क्या है धोती है वो फटी है, लटी दुपटी है, वो प्रतिहारी कहता है कृष्ण के साथ, कृष्ण से कहता है, ठीक है। और पाँव में क्या है, जूते भी नहीं है, ठीक है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक बतावत अपनो नाम सुदाम। इतने करुण, इतनी दीन दशा का वर्णन करता है कि श्री कृष्ण को दोस्तों सुन करके जो उनका मित्र हुआ करता है, तो उसकी दीन दशा को सुन करके इतने करुणा भाव विबल हो जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि वो मार्ग में जा रहे हैं, उनके कांटे हैं, वो कंकड़ है, पत्थर हैं, वो चुभ रही है। तो ये क्या है, इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तब मनुष्य की जो दया मान लीजिए पैदा करवाना चाह रहे हैं या फिर करुणा पैदा करवाना चाह रहे हैं, तो क्या है, किसी व्यापार की दीनता का वर्णन करना पड़ेगा, उसकी दीन दशा का वर्णन करना पड़ेगा, तब वो सीधा है वो लगाव स्थापित होगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो काव्य दोस्तों क्या है, मन दो चीज़ों को ग्रहण करता है। एक तो मान लीजिए अर्थ ग्रहण करेगा कि आपने कोई चीज़ बोली, उसका सीधा सीधा क्या है अर्थ समझ में आ गया। एक दोस्तों क्या है, उसका बिंब बनाएगा, कोई चीज़ आपने सोची तो उसकी मूर्ति, उसका क्या है, उसका मूर्त रूप है, उसका अपना मन में कोई ना कोई मूर्ति बनेगी, तो उसका बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो इन दो चीज़ों से ही मनुष्य क्या है, पाठक है या श्रोता है, वो चीज़ को ग्रहण करता है। या तो उसका केवल क्या है अर्थ ही अर्थ ग्रहण कर लेगा, या फिर उसका क्या है वो बिंब, यानी कि उसकी क्या है कोई बिंब मूर्ति बना करके उस चीज़ को क्या ग्रहण करेगा। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। भाई मूर्ति किसकी बनेगी, जो चीज़ हमने देखी होगी, जो चीज़ हमने सोच सकते हैं, जो चीज़ अपने मूर्त होगी, जो आंखों को दिखाई दे सकने वाली होगी। निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव नहीं हुआ। भाई किसी बनिए ने तराजू ले रखी है और वो तोल रहा है, ये हम अपने मस्तिष्क में कल्पना कर पा रहे हैं, तो इसमें करुण भाव पैदा होने का दोस्तों कोई क्या है, रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन के माध्यम से मान लीजिए हम करुणा का भाव है वो जागृत करवाना चाहते हैं, तो रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है, ये हम सीधे सीधे किसी के सामने कहते हैं, तो वो कहेगा हाँ भाई रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके मन में क्या है, करुणा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस कथन के माध्यम से वो क्या है, किस बिंब को ग्रहण करेगा कि किसी बनिए ने तराजू ले रखी और वो उस पर रुपये का 1.5 पाव घी है वो तोल रहा है। केवल इतना होगा जिससे कि करुणा उद्बुद्ध नहीं होगी, क्योंकि इसका करुणा के साथ में इस कथन का क्या है, इस बिंब का सीधा संबंध नहीं है, करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को खाने को घी मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ में पहुँचते हैं कि 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, कि हमें क्या पैदा करवाना है, करुणा, क्या कह करके कि भाई बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं, कि इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं कि 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपये वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खा करके रहती है। तो इस बात में जितना दोस्तों दम है वो उतना रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है इस बात में नहीं है, क्योंकि इस बात का क्या है, भावों के साथ में अधिक समीप का संबंध है, अधिक सीधा संबंध है, ठीक है। तो इस बात का जितना प्रभाव पड़ेगा उतना दोस्तों इस बात का नहीं पड़ेगा कि 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपये वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खा करके रहती है। तो इससे आगे का जो निबंध है दोस्तों हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लगभग आपके 14-15 पृष्ठों का दोस्तों ये क्या है, निबंध है, और इसमें समझाने का काम ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ने को तो मैं आपको 1-2 क्लास में भी इसको क्या है ख़त्म करा सकता हूँ, पर उससे आपका कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, आगे और समझूंगा, प्रश्न जब कराएंगे तब और अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे तो और भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा।
तो इस हिसाब से हम निबंध को पढ़ेंगे तो दोस्त शायद आपके समझ में आ जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कितना आपको समझ में आ रहा है, या फिर और अच्छी तरह से, या फिर किस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल सके। तो आपको कमेंट करके बतानी है। इसके साथ साथ दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की दोस्तों क्या है, कक्षाएं चल रही हैं निरंतर, ठीक है, आप उनको लीजिए, उनको भी हम बहुत विस्तार के साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपकी हिंदी साहित्य में रुचि है वो बढ़ेगी। इस निबंध को पढ़ने के बाद में प्रश्नोत्तरी है, इस पर शानदार दोस्तों प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, आपको पता ही है मेरे प्रश्नोत्तरी की, ठीक है, कि जब आप प्रश्नोत्तरी कर लेंगे तब इसमें से कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, उसको आप गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपको पक्की गारंटी देता हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों पढ़िए, और अब क्लासेज है दोस्तों वो आपका नियमित रहेंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।